हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डिटेक्टिव की ड्यूटी। राजवीर ने फ्राई किए हुए अंडे प्लेट में सजाए और कहा, मेरी ड्यूटी की टाइमिंग बहुत अनियमित है, इसलिए खाने का कोई तय वक्त नहीं होता। इसीलिए अपना खाना खुद बनाता हूँ। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था, डिटेक्टिव की ड्यूटी कब कहाँ लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारा खाना तो देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, काव्या ने कहा। उसकी नजर पीछे रखी प्लेटों पर गई। उसके मुंह से निकल गया, अंडे, सैंडविच, सलाद और फ्राइड राइस। इतनी सारी चीजें ब्रेकफास्ट में। राजवीर ने प्लेट्स उठाकर टेबल पर रखीं। काव्या की तरफ देखा जो अब छोटे से हमस्टर की तरह प्लेटों को ताक रही थी। उसे देखकर मन किया कि कहे, इतना भी शायद कम पड़ जाएगा। और खाओ, आज हमें काम पर भी जाना है। राजवीर ने इतना कहते हुए उसे जूस पकड़ा दिया और खुद भी सामने बैठ गया। तो फिर मैं बिना झिझक खा रही हूँ। काव्या ने इतना कहते ही झट से अंडे का पहला कौर लिया। कल रात ठीक से पेट नहीं भरा था। इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर उसके पेट ने खुद ही आवाज निकाल दी। राजवीर चुपचाप उसे देखता रहा। वो छोटी सी मुस्कुराहट, वो मासूमियत से भरी भूख, जैसे कोई प्यारा सा पालतू जानवर जिसके अच्छे खाने से ही मन भर जाए। वो खुद भी शांत भाव से खाने लगा। लेकिन तभी पिंग, डिजिटल लॉक की आवाज आई। राजवीर चौंका। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, राजवीर, इस बार तो तुझे ढंग से थैंक यू बोलना पड़ेगा। रक्षित एक ढेर सारे प्रिंटआउट्स लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। काव्या, उसकी नजर जैसे ही टेबल पर बैठी फ्राइड राइस चबाती लड़की पर पड़ी, उसे अपनी आंखों पर शक हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह से सवाल निकला। फिर उसने काव्या के कपड़े देखे। वो वही क्यूट टैडी वाले नाइट सूट थे जो उसने राजवीर को बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। राजवीर ने कटलरी रखते हुए गुस्से में कहा, तू डोर बेल क्यों नहीं बजा सकता था? जब पासकोड पता है तो डोर बेल कौन बजाता है? रक्षित ने ये कहते हुए बुरा सा मुंह बनाया। वो मुड़ने ही वाला था लेकिन ठहर गया। अरे काव्या, कोई बेपर्दा थोड़ी है, शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? शर्म तो राजवीर को आनी चाहिए, रक्षित बोला। वो एकदम सीधा काव्या की ओर मुड़ा। काव्या यार, बताओ, क्या इस बूढ़े भेड़िए ने तुम्हें फंसा लिया? काव्या ने धीमे से आधा खाया हुआ अंडा रखा और हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं। राजवीर ने बस एक रात के लिए अपने घर में जगह दी थी। अगर वो ना होते तो मैं फुटपाथ पर होती। उसे समझ आ रहा था कि रक्षित को गलतफहमी हो गई है, और सच कहें तो गलतफहमी होना जायज भी था। पर अब वो कैसे समझाए? अबे साले, रक्षित फट पड़ा। तू अब बोलेगा कि एक रात बिता के भी तेरा कुछ नहीं हुआ? राजवीर का माथा ठनक गया। वो आंखें छोटी करते हुए बोला, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब गलत है। अगर तू नहीं आता तो ये सफाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब राजवीर सोचने लगा, डिजिटल लॉक का पासवर्ड बदल ही देना चाहिए। काव्या बीच में बोली, रक्षित, मैं कल सेकंड फ्लोर वाले गेस्ट रूम में रुकी थी। कल रात हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे और तब तक पुलिस डॉम बंद हो चुका था। रक्षित का चेहरा थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा। तुम एक फॉरेंसिक डॉक्टर हो और इसके साथ डिटेक्टिव टीम में काम करती हो, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। अब ज्यादा देर नहीं है, हमें थाने वापस भी जाना है। तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, राजवीर का धैर्य जवाब दे रहा था। रक्षित हंसा और सिर हिलाया। वैसे अक्षय अवस्थी वाले केस में एक नया क्लू मिला है। उसने राजवीर को कागज पकड़ा दिए। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि अवस्थी ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट लाऊं, तो ये रही। राजवीर ने सिर हिलाया। उसने पहले ही शक किया था कि अक्षय की मौत किसी कॉर्पोरेट राइवल से जुड़ी हो सकती है। एक कॉपी मैं पहले ही भेज चुका था। रक्षित ने गहरी सांस ली और कहा, पर इस बार मैं अवस्थी ग्रुप के सबसे बड़े दुश्मन को लिस्ट में डालना भूल गया था। क्या वो अवस्थी ग्रुप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जुनेजा खानदान है? राजवीर ने पूछा। रक्षित ने सिर हिलाया। तू तो सीआईडी निकला भाई। मुझे तो ये बात गलियों की गॉसिप से पता चली थी, तुझे कैसे भनक लग गई? राजवीर ने अपने वही शांत और ठंडे अंदाज में कहा, अक्षय अवस्थी और रोहित जुनेजा की कभी बनती नहीं थी। और उसका भाई शिवाश जुनेजा, उसकी कंपनी ने अवस्थी ग्रुप से कई बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए थे। इतना कहते ही काव्या के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया। राजवीर ने नोटिस किया, क्या बात है काव्या, जुनेजा खानदान का नाम सुनते ही तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। काव्या ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ उन्हें, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, कई फील्ड्स में फैला हुआ है। लेकिन सच ये था कि काव्या को याद था कि उपन्यास में जुनेजा खानदान ही सबसे बड़ा विलेन था। रोहित ने हमेशा रॉयल अकादमी में आदित्य को और अब राजवीर को टारगेट किया था।
राजवीर की आंखें गंभीर हो गईं। रक्षित, जुनेजा खानदान पर नजर रखना। अब से ये केस की मुख्य संदिग्ध पार्टी है। हमें अक्षय की मौत की तह तक जाना होगा, राजवीर ने कहा। रक्षित ने फाइल राजवीर को पकड़ाई। राजवीर बोला, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी हल्की बात कर लूं छोटी काव्या से। रक्षित बोला। जैसे ही राजवीर किचन की ओर गया, रक्षित थोड़ा झुककर फुसफुसाया, सुनो छोटी काव्या, अगर इस ठंडे बर्फ के ढेले ने तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ की हो ना तो बताना, मैं इसका दिमाग दही कर दूंगा। काव्या ने हंसते हुए राइस का एक चम्मच मुंह में धीरे से रखा और बोली, कुछ नहीं हुआ यार, बस कल रात हॉस्टल नहीं पहुंच पाए तो इन्होंने सोने के लिए जगह दे दी। रक्षित ने घूरते हुए पूछा, तुम्हारे नाइट सूट का रंग तो कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं है। और ये तो मैंने गिफ्ट किया था राजवीर को। काव्या चौंकी, ये नाइट सूट आपने दिया था? हाँ, उसके 21वें जन्मदिन पर। सोचा था उस काले सफेद और सीधी वाले इंसान की अलमारी में थोड़ी रंगत लाऊं, लेकिन जनाब ने कभी पहना ही नहीं, रक्षित ने जवाब दिया। काव्या मुस्कुरा पड़ी, लेकिन आज आपके तोहफे ने किसी की जान बचा ली। कम से कम मेरे पास कुछ पहनने को तो था। रक्षित ने भी हंसते हुए सिर हिलाया, ये दोस्ती नहीं देखी तो क्या देखा। इतने साल बाद भी उस पागल ने मेरा दिया हुआ बेयर प्रिंट नाइट सूट संभाल कर रखा है। राजवीर पीछे से आ गया और बोला, क्या बड़बड़ कर रहे हो दोनों? रक्षित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस इतना कह रहा था कि अगली बार अगर काव्या तुम्हारे घर आए तो मुझे पहले इनवाइट करना। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। काव्या ऊपर की ओर उछलते हुए चली गई, क्यूट नाइट सूट में, बिल्कुल एक नन्हे तूफान की तरह। जैसे ही वो कमरे में गई, रक्षित ने राजवीर से पूछा, ये पहली बार है जब कोई लड़की तेरे घर आई है? अब बता, दिल में कुछ चल रहा है या नहीं? राजवीर ने बिना पलक झपकाए कहा, वो मुझे एक बच्चे जैसी लगती है। ऐसे में कोई और ख्याल आना ठीक नहीं लगता। रक्षित ने आंखें गोल की और मुंह बनाते हुए बोला, मतलब तू अब भी वही 10,000 साल पुराना बर्फ का गोला है? राजवीर ने उसे घूरा, तू अभी तक मेरी दरवाजे की पासकोड बदले बिना कैसे घुसा, वही सोच रहा हूं। अगली बार सीसीटीवी में तेरी मूंछ उड़ जाएगी। काव्या को मैं पटाऊंगा। रक्षित ने राजवीर के कंधे पर हाथ मारा और एक बनावटी अफसोस के साथ कहा, ठीक है फिर, अगर तेरे इरादे सच में मासूम हैं तो अब काव्या को मैं पटाऊंगा। और हाँ, जब मैं कामयाब हो जाऊं तो ताना मत देना। राजवीर ने एक ठंडी नजर से उससे देखा और बोला, पहले सफल हो जा फिर बात करेंगे। रक्षित भड़क गया और मुंह बनाते हुए बोला, ओए, मुझे हल्के में ले रहा है? मैं तो क्रेजी से लड़कियों को गिफ्ट देना जानता हूँ। उस प्यारी सी बच्ची को पटाने के लिए मेरे पास पूरे 100 तरीके हैं। राजवीर ने मन में सोचा, जिसे सड़ी हुई लाश से भी डर न लगे, वो बच्ची नहीं, बवंडर है। इसी बीच काव्या बालों को एक सादे जूड़े में बांधे बाहर आ गई। वो राजवीर को देखते हुए बोली, चलो राजवीर, मैं तैयार हूँ। वो एकदम कॉलेज वाली फ्रेश लगी और जूड़ा बनाकर और भी छोटी लगने लगी। योजक चिन्ह। तीनों विला से बाहर निकले। काव्या राजवीर की जीप में बैठ गई और रक्षित ने मुस्कुराते हुए कार की खिड़की से हाथ हिलाया, छोटी काव्या, फिर मिलेंगे। काव्या ने भी हंसकर हाथ हिलाया, पर जैसे ही राजवीर की गाड़ी आगे बढ़ी, वो अचानक उसके हाथ की ओर झुक गई। राजवीर, आपने दवा लगाई या नहीं? काव्या ने राजवीर से पूछा। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सुबह ही लगाई थी। उद्धरण चिन्ह। और साथ ही स्टीयरिंग पर पकड़ और टाइट हो गई। आगे से कोई भी चोट को नजरअंदाज मत करना, ठीक से इलाज करोगे तो ही जल्दी ठीक होगा। काव्या ने डांटने के लहजे में कहा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, राजवीर ने धीमी सी आवाज में कहा और उसमें एक सुकून था। राजवीर, आज हम अक्षय अवस्थी के नेटवर्क पर काम करेंगे? काव्या ने याद करते हुए पूछा। हाँ, और साथ ही उस राकेश भाई का पता लगाना है जो विशाल ने बताया था। मैं काले बाजार तक भी जाना चाहता हूँ। राजवीर ने अपनी बात रखी। काला बाजार, वाह! काव्या की आंखें चमक उठी। उपन्यास का सबसे डार्क एंगल सामने था। राजवीर, मुझे भी ले चलो ना, काव्या ने इंसिस्ट किया। नहीं, वो इलाका थोड़ा खतरनाक है, राजवीर ने सीरियस टोन में कहा। राजवीर, मेरी एक्टिंग कल देखी थी ना, और मेरा ऑब्जर्वेशन तो टॉप क्लास है। काव्या ने प्यारी सी मासूमियत के साथ कहा, आप साथ हो तो डर कैसा? राजवीर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अभिषेक को भी साथ ले लेते हैं। तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच गई थी, लेकिन काव्या को अंदाजा ही नहीं था। उफ, मैं तो यहाँ उतरना ही नहीं चाहती थी। उसने झटपट सिर नीचे कर लिया, कहीं कोई जान पहचान वाला न देख ले। लेकिन किस्मत को तो मजा आता है ऐसे ट्विस्ट में। काव्या,
एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेला और कार्तिक ड्यूटी पर निकल रहे थे और उन्होंने जैसे ही राजवीर की गाड़ी देखी, मुस्कुराते हुए सोचा, कैप्टन साहब तो आज खुद गाड़ी लेकर आए हैं। पर फिर उन्होंने देखा काव्या गाड़ी से उतर रही है, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, तू रात में हॉस्टल नहीं आई थी क्या? बेला ने आंखें टेढ़ी की। काव्या कुछ कहती उससे पहले कार्तिक ने फटाफट हाथ पकड़ा, चलो यार, नहीं तो कैप्टन खन्ना फिर भड़केंगे। और जाते जाते मुस्कुराकर बोला, राजवीर सर, आप और काव्या अंदर चलिए, हम चलते हैं। काव्या ने लंबी सांस ली, अब मैं बेला को क्या जवाब दूंगी। राजवीर ने उसकी ओर देखा और बेहद शांत स्वर में कहा, दूसरों की सोच की परवाह करोगी तो खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगी। काव्या ने उसकी बात सुनी और मन में सोचा, शायद इस इंसान के दिल में ठंडक तो है, लेकिन सोच में सुकून भी बहुत है। राजवीर ने अभिषेक को बुलाया और बाकी पुलिस अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश देकर जीप स्टार्ट कर दी। काव्या और जतिन के साथ वो थाने की ओर रवाना हो गया। राजवीर सर, क्या हम सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? अभिषेक ने सामने वाली सीट पर बैठे राजवीर से पूछा। हाँ, आज हमें राकेश सिसोदिया की जांच करनी है। राजवीर ने पीछे बैठे काव्या की तरफ देखा और कहा, कल हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जिस गुंडे से टकराए थे, उसकी पूरी डिटेल मैंने तुम्हारे फोन पर भेज दी है। ध्यान से देख लेना। ओह हो सर, आप हॉटपॉट खाने गए थे और मुझे नहीं बुलाया, अभिषेक ने शिकायती अंदाज में कहा। राजवीर ने ठंडी निगाहों से देखा, हर जगह तुम्हें घसीट कर ले जाऊं क्या? प्राइवेट गैदरिंग थी यार। लेकिन डॉक्टर, काव्या तो साथ थी। अभिषेक ने रियरव्यू मिरर में मुस्कुराकर काव्या से पूछा, डॉक्टर? काव्या, सर प्राइवेट में भी ऐसे ही सख्त हैं क्या? काव्या मुस्कुराई, अभी तो मैं इन्हें तुमसे कम ही जानती हूँ। दोस्ती का पुराना हिसाब तो तुम्हारा है। तो फिर राजवीर सर की असली पर्सनैलिटी तो उनकी मंगेतर ही जानती होगी। अभिषेक ने चुटकी ली, योजक चिन्ह। काव्या चौंक पड़ी, क्या सर की मंगेतर है? उसने तुरंत राजवीर की तरफ देखा। चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, जैसे कुछ सुना ही न हो। नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये नया ट्विस्ट है क्या? काव्या ने मन ही मन सोचा। अभिषेक अब मजे ले रहा था। हमने थाने में सुना था, जब राजवीर सर घर से कॉल पर बात कर रहे थे, तो कोई लड़की नताशा नाम की बड़ी मीठी आवाज में उन्हें बुला रही थी। अभिषेक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी गर्दन पर एक बर्फीली नजर जा गिरी। अफवाह फैलाना और उसका गंभीर असर बनाना दोनों गैरकानूनी है। राजवीर की ठंडी आवाज ने अभिषेक की हंसी वहीं जमा दी। योजक चिन्ह, तो राजवीर क्या सच में कोई मंगेतर है? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। मैं अपने घर वालों की सेटिंग्स को कभी मंजूर नहीं करूंगा। राजवीर की आवाज गहरी और साफ थी, एक तरह से सफाई और एक तरह से ऐलान। योजक चिन्ह। थोड़ी देर में वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। काव्या पहले ही राकेश सिसोदिया की फाइल पढ़ चुकी थी। उम्र 31 साल, आपराधिक रिकॉर्ड में वेश्यावृत्ति और मारपीट, लेकिन सजा बहुत हल्की, या तो गुनाह हल्का था या फिर कोई बड़ा हाथ ऊपर था। राजवीर के आते ही उसे रिमांड सेंटर में राकेश से मिलने की इजाजत मिल गई। राकेश सिसोदिया पहले की ही तरह अकड़ में था, न चेहरे पर थकावट, न गिरफ्तारी का डर। राजवीर, काव्या और अभिषेक इंटेरोगेशन रूम में दाखिल हुए। राकेश को पुलिस ने कुर्सी पर बैठा दिया और हथकड़ी लगाई। तू फिर से आ गया, राकेश ने बड़बड़ाते हुए गुस्से में राजवीर की ओर देखा। पुलिस वालों ने उसे कुर्सी में दबा दिया। राजवीर ने इंटेरोगेशन शुरू किया। नाम, उम्र, काम, परिवार की जानकारी। राजवीर की मौजूदगी का असर कमरे में साफ महसूस हो रहा था, एक ऐसी ठंडी हवा जो रौब जमाती थी। इतना ही शौक है तो खुद पता कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? राकेश ने हल्के में जवाब दिया। राजवीर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, तेरी तो जब तक मैं शराफत से पूछ रहा हूं, बता दे, वरना तेरी ये एंड भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। काव्या और अभिषेक दोनों चौंक गए। राजवीर को इतने तेवर में कम ही देखा था। मैंने क्या किया है? किसी को मारा? कोई सबूत है? राकेश ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जरूरत से ज्यादा पुलिस देखा है तूने, इसीलिए अकड़ इतनी बड़ी है, अभिषेक ने बुदबुदाते हुए कहा। काव्या ने बीच में हस्तक्षेप किया, हम बस स्थिति समझना चाहते हैं, थोड़ा सहयोग करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। राकेश ने उसे देखते ही बेशर्मी से मुस्कुराया, अरे वाह, इतनी प्यारी लड़की भी अब पुलिस बन गई। पुलिस वालों की भर्ती में अब खूबसूरती भी मापी जाती है क्या? उसकी गंदी मुस्कान और बातें सुनकर अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया और राजवीर की उंगलियां मेज पर ठक ठक करने लगी। खामोश गुस्से की शुरुआत, मानो बाघ शिकार की तैयारी कर रहा हो। चौथी, नताशा पहली मुलाकात। जरा जुबान संभाल के बात कर। अभिषेक ने जैसे ही राकेश सिसोदिया की बेहुदा बात सुनी, वो तुरंत काव्या के सामने खड़ा हो गया।
राकेश ने एक घटिया सी हंसी हंसी और बोला, तुम पुलिस वाले तो बड़े ही ढोंगी निकले। फिर उसकी नजर काव्या पर टिक गई। सुनो न छोटी लड़की, अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगी तो शायद मैं कुछ जवाब दे ही दूं। काव्या को उस क्षण गुस्सा तो आया, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना दौड़ गई। राजवीर सर, मुझे ट्राई करने दीजिए, उसने डर की मिलावट वाले स्वर में कहा। ना, राजवीर और अभिषेक दोनों ने एक साथ कहा। अरे मैं तो यहाँ हथकड़ी में जकड़ा हूँ, क्या कर लूंगा मैं, राकेश ने अकड़ते हुए कहा। काव्या ने पीछे खड़े राजवीर की ओर मुड़कर आंख मारी। राजवीर तुरंत समझ गया उसका डर बस एक एक्ट था। ठीक है, हम बाहर रहते हैं, जरूरत हो तो बस आवाज देना, राजवीर ने अभिषेक को बाहर खींचते हुए कहा। सर, क्या डॉक्टर काव्या अकेले इस बूढ़े के सामने टिक पाएंगी? अभिषेक अभी भी डरा हुआ था। हम बाहर से मॉनिटर कर रहे हैं और अंदर 2 कांस्टेबल भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजवीर का चेहरा भले शांत था, लेकिन निगाहें लगातार इंटरोगेशन रूम पर जमी थी। अब अंदर, क्या तुम अभी भी नाबालिग हो? ऐसी बच्ची जैसी लगती हो, पुलिस ऑफिसर कैसे बन गई? राकेश ने काव्या के चेहरे की ओर घूरते हुए कहा। मैं पुलिस वाली नहीं हूं, काव्या ने कपड़े का कोना पकड़ा और हल्की सी घबराहट वाली आवाज में बोली। मैं डॉक्टर हूं, राकेश की आंखों में चमक आ गई। ओह, हेलो डॉक्टर। उसकी आवाज अचानक मीठी हो गई। उसे अस्पताल की नर्सों का पुराना प्यार याद आ गया था। तारांकन, कल तुमने उस आदमी को क्यों पीटा था? काव्या ने मासूमियत से पूछा। अरे वो मेरा पैसा खा गया था, मैं कोई गुंडा नहीं, पैसा वापस मांग रहा था बस। तारांकन, क्या तुमने उसे उधार दिया था? काव्या ने आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। सीधा उधार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उधारी चुकाना तो बनता है ना। तारांकन, लेकिन अगर उसके पास पैसे ही नहीं हैं तो और तरीके हैं, पैसा कहीं से भी आ सकता है। राकेश की नजर अब काव्या पर टिकी हुई थी। तुम जैसे चेहरे की तो 2-3 लाख की कीमत है। फिर वो बुदबुदाया, अगर कुंवारी हो तो डबल रेट मिलेगा। काव्या के अंदर उबाल आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर आने नहीं दिया। वो मुस्कराए, एक जबरन की मुस्कान। अगर मुझे भी पैसों की जरूरत हो तो क्या मैं भी कुछ उधार ले सकती हूँ? तुम्हें जितने चाहिए मैं दूंगा, मेरे पास बहुत तरीके हैं। कैसे तरीके? राकेश अब फुसफुसाया, कान पास लाओ, ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। जैसे ही काव्या पास आए, राकेश अचानक कुर्सी से उछल पड़ा और उस पर झपट पड़ा। हट जाओ। अंदर खड़े पुलिस वाले फौरन राकेश को दबोचते हुए जमीन पर ले आए। राजवीर और अभिषेक तुरंत अंदर दौड़े। काव्या का सिर पीछे जोर से टकरा गया था, वो थोड़ा लड़खड़ाई। राजवीर ने उसका चेहरा पकड़कर चोट देखी, सौभाग्य से ज्यादा गहरी नहीं थी। और फिर धड़ाक, राजवीर का मुक्का सीधा राकेश के चेहरे पर पड़ा। राजवीर सर, पुलिस वाले बीच बचाव करने दौड़े। इंटरोगेशन रूम में कैदी को मारना मना है। राजवीर का चेहरा अब भले शांत था, पर उसकी आंखों में धातु अब गया, बहुत गया। थू, राकेश सिसोदिया के होठों से खून टपक रहा था। राजवीर की घूंसे से उसके चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन उस घटिया आदमी की जुबान अब भी जहरीली थी। अभी बच्चे हो तुम लोग, मुझसे सच उगलवाना है, सपना देखो, वो जमीन पर पड़ी काव्या को घूरते हुए बोला। छोटी लड़की, अगर मेरे साथ रात बिताओगी तो शायद कुछ बता भी दूं। बकवास बंद कर। पुलिस वालों ने उसे कसकर पकड़ लिया, क्योंकि राजवीर की आंखों में अब दूसरा मुक्का देने की तैयारी थी। कैप्टन राजवीर, हमें माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि ये लॉक तोड़ना जानता है, एक सीनियर ऑफिसर ने शर्मिंदा होकर कहा। राजवीर ने एक लंबी सांस ली और काव्या की ओर देखा, जिसे अभिषेक ने थाम रखा था। मैं काव्या को पहले अस्पताल ले जा रहा हूँ, इस पर सख्त निगरानी रखो। सारे पुलिस वाले चुप थे, क्योंकि राजवीर का चेहरा अब किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। गाड़ी में बैठते ही काव्या ने धीरे से कहा, राजवीर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी, चोट नहीं लगी। वो डॉक्टर थी, उसे अपना हाल पता था, लेकिन सामने बैठे राजवीर का चेहरा किसी टाइट बॉडीगार्ड जैसा सख्त बना हुआ था। सर में लगी चोट कभी कभी बहुत गंभीर हो सकती है, एक्स-रे जरूरी है। राजवीर की आवाज में चिंता थी, आदेश नहीं, और यही बात काव्या को चुप करा गई। वो हरामी तो बड़ा चालाक निकला। तारांकन, अभिषेक ड्राइव करते हुए बोला। काश मैं होता तो वो भूसा मैं मारता। तारांकन, फायदा हुआ, कम से कम ये साफ हो गया कि राकेश का कनेक्शन ब्लैक मार्केट और मानव तस्करी से है। राजवीर अब भी बेचैन था, अगर राकेश ने सच में हमला कर दिया होता तो शायद देर हो जाती। कल से मुझसे सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दो, हर बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ठीक है राजवीर। काव्या को अपने नन्हे कद पर शर्म सी महसूस हुई।
डॉक्टर काव्या, हमारे कैप्टन राजवीर तो फ्री फाइटिंग के चैंपियन हैं। सीख गई तो शायद मुझे भी हराने लगो। तारांकन, अभिषेक ने मजाक में कहा। अस्पताल पहुंचते ही जतिन गाड़ी पार्क करने चला गया और राजवीर ने काव्या को साथ अंदर ले लिया। राजवीर, सच में मैं ठीक हूँ। काव्या को अस्पताल से कुछ एलर्जी थी। राजवीर ने उसके बाल पीछे कर उसके सिर का सूजन देखा। तो फिर ये क्या है? उसने मुस्कुराकर उसके बाल ठीक किए। और तभी राजवीर, एक मोहक सी स्त्री आवाज आए। सामने एक सफेद कोट में महिला खड़ी थी। नताशा। काव्या मन ही मन बुदबुदाई, तारांकन, लो आ गई राजवीर की एक्स वाली सीनियर बहन जी। तारांकन, नताशा। राजवीर थोड़ा चौंका, फिर सामान्य स्वर में बोला, तो तुम अब मुंबई ट्रांसफर हो गई हो? दादाजी ने जिक्र किया था। नताशा की नजर सामने खड़ी प्यारी सी लड़की पर पड़ी। उसके अंदर एक हल्का सा चुभन उठा। हाँ, हॉस्पिटल में थोड़ा रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो मुझे यहाँ भेजा गया। उसकी मुस्कान थोड़ी मीठे जहर वाली थी। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, ऊपर से शालीन, अंदर से आग का गोला। नताशा को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी नजरें कुछ पूछ रही थीं। राजवीर, ये कौन है? तारांकन, नताशा की आवाज में हल्की जलन छुपी हुई थी। छोटी काव्या, मैं इसे एक्सरे के लिए लाया है। राजवीर बोला ही था कि काव्या का नाम अनाउंस हुआ। मैं खुद चली जाऊंगी, आप लोग बात कीजिए। काव्या ने मुस्कुराते हुए राजवीर को हाथ हिलाया और झट से कंसल्टेशन रूम की ओर चली गई। और जाते जाते मन में सोचती रही, देखती हूं अब कौन ज्यादा स्पेशल है, डॉक्टर नताशा ये फ्री फाइटिंग वाला बॉडीगार्ड राजवीर। तारांकन, तो अब तुम यहाँ कितने दिन के लिए रुकी हो? तारांकन, राजवीर ने नताशा से पूछा। कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे शहर में काम करना बुरा नहीं है। नताशा की आंखों में इशारा था, काम तो बहाना है, असली मकसद तुम हो। राजवीर, तारांकन, माफिया अभी भी पर्दे के पीछे हैं। डॉक्टर, नताशा ने कई बार मन में सवाल घुमाया, लेकिन फिर बोल ही पड़ी, राजवीर, वो लड़की जो अभी अभी यहाँ से निकली, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नताशा के चेहरे पर थोड़ा मायूसी और आशा थी, मानो वो मना रही थी कि ऐसा कुछ भी न हो। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। राजवीर जरा सा ठिठका, फिर बिना ज्यादा सोचे सच्चाई कह दी, नहीं, दोस्त है, सिर में हल्की चोट लगी थी तो डॉक्टर को दिखाने लाया। नताशा के चेहरे पर हल्का सुकून तो आया, लेकिन शक अब भी बाकी था। पहली बार किसी लड़की को तुम्हारे साथ देखा है। तुम हमेशा अकेले रहते थे, यहाँ तक कि रक्षित को भी तुमसे दोस्ती करने में बहुत वक्त लगा था। नताशा ने राजवीर से शांत लहजे में कहा। नताशा और राजवीर का नाता बचपन का था, उनके परिवारों में गहरा रिश्ता था, लेकिन राजवीर बचपन से ही शांत, ठंडे स्वभाव वाला था। वो सिर्फ अपने बड़े भाई के आसपास रहना पसंद करता था, जब तक वो हादसा नहीं हुआ। काव्या अलग है, राजवीर ने जवाब दिया। ये कहते हुए राजवीर के चेहरे पर हल्की सी सच्ची सी मुस्कान थी, जो नताशा ने शायद सालों में पहली बार देखी थी, पर उसे ये समझ ही नहीं आया। अलग, कितना अलग? वो बड़बड़ाए, उसके दिल में चुभन गहरी होती जा रही थी। योजक चिन्ह, एक दिन सब मिलकर बैठते हैं। तुम, मैं, रक्षित, बात करेंगे। नताशा ने राजवीर से आग्रह किया। अब मैं उसे देखने जा रहा हूं, तुम अपना काम देखो। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से निकल गया। नताशा वहीं खड़ी रही, दिल में खालीपन लिए हुए। मैं जब ट्रांसफर होकर यहाँ आई तो उनके दादाजी ने खुद कहा था कि राजवीर रिसीव करेगा, पर आज किसी अनजान लड़की के लिए वो अस्पताल तक दौड़ गया। वो बड़बड़ाए, उसके शब्दों में थोड़ा दर्द था। उसे लगने लगा शायद मैं ही ज्यादा समझदार बन गई थी, और वो मासूम लड़की बस एक बार मुस्कुराए और सब कुछ जीत लिया। योजक चिन्ह, राजवीर सीधे काव्या के कंसल्टेशन रूम में गया, डॉक्टर से बात की और अंदर पहुंचा। राजवीर, देखो, मैं ठीक हूँ। ये लो मेरा एक्सरे। मेरा दिमाग इतना मजबूत है कि कुछ नहीं बिगड़ता, काव्या ने शरारती अंदाज में कहते हुए फाइल हिलाई। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, आप इनके बॉयफ्रेंड लगते हो ना? बहुत नटखट है ये लड़की, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सिर की चोट हल्की नहीं होती। राजवीर ने डॉक्टर की बातों को इनकार नहीं किया, बस शांत भाव से पूछा, कोई और चिंता की बात है क्या? थोड़ा और ऑब्जर्वेशन चाहिए? नहीं नहीं, लड़की बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने कहा। बाहर आते ही काव्या ने राजवीर से आंखें मटका कर पूछा, राजवीर, वो सुंदर सी डॉक्टर मैडम कहाँ गई? नताशा को काम है, हर वक्त तुम्हारे सिर की रखवाली थोड़ी करेगी, राजवीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। काव्या की आंखें चमकी। नताशा, और फिर याद आया, वो बड़बड़ाए, अरे यही तो है वो नताशा है, वो वाली मंगेतर जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था।
राजवीर ने उसके माथे पर हल्के से चपत मारी और डांटने के लहजे में बोला, अफवाह फैलाना अपराध है, डॉक्टर काव्या। काव्या ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन राजवीर, मुझे तो लगता है कि वो आपको पसंद करती है। काव्या ने मासूमियत से बोला, लेकिन दिल में मजा आ रहा था। तो तुम क्या सोचती हो, मैं उससे पसंद करता हूँ? राजवीर ने आंखें छोटी करते हुए कहा। काव्या ने झट से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके एक्सप्रेशन देखे मैंने, उससे ज्यादा खुलकर तो मुझसे बात करते हैं आप। वैसे राजवीर, काव्या थोड़ा आगे झुकी और बोली, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? राजवीर के मन में उस पल एक ही चेहरा घूम गया, छोटी सी, जिद्दी, बातूनी और बहादुर काव्या। गला साफ करके वो बोले, कोई टाइप नहीं है मेरा। काव्या मन ही मन बोली, ओह, तो शायद मैं ही टाइप बन जाऊं। गाड़ी में बैठते ही अभिषेक पीछे से बोला, डॉक्टर काव्या, हालात कैसे हैं? जान बच गई क्या? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, मैं इतनी आसानी से कैसे घायल हो सकती हूँ? राजवीर सामने देख रहे थे, पर हल्की मुस्कान उनकी आंखों में थी। अब सीधे ब्लैक मार्केट की तरफ। अभिषेक ने पूछा, पहले खाना खाएंगे और हाँ, बाहर मुझे कैप्टन राजवीर मत कहना। राजवीर ने हिदायत दी। अभिषेक ने फौरन मजाक में सैल्यूट किया, ठीक है बॉस। पीछे की सीट पर बैठी काव्या मुस्कुरा पड़ी। राजवीर, आपका चेहरा तो वैसे ही काफी खतरनाक लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे कोई माफिया बॉस खुद मैदान में उतर आया हो। काव्या बोल पड़ी। राजवीर हमेशा की तरह गंभीर, लेकिन अब वो भी जानता था ब्लैक मार्केट में पुलिस जैसा दिखना सबसे बड़ा रिस्क है। हमें भेष बदलना चाहिए, काव्या ने सुझाव दिया। ठीक है, सुना है वहां रात में एक कैसीनो भी लगता है। घुसने के लिए थोड़ा रंगीन होना पड़ेगा। राजवीर ने हामी भरी। लेकिन राजवीर, हर कोई ब्लैक मार्केट में नहीं जा सकता ना। वहां जाने के लिए पासवर्ड, पहचान, सब होता है। काव्या ने सवाल उठाया। काव्या को असली जमीनी सच्चाई मालूम थी। तभी तो डॉक्टर काव्या। अभिषेक मुस्कुराया, हमारा अंदर का आदमी मिलवाएगा, आज रात उससे मुलाकात है। तीनों पहले एक नूडल शॉप पहुंचे, जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर पहुंचे मॉल, जहां काव्या ने दोनों को ऐसे कपड़े पहनवाए जैसे किसी करोड़पति बाप के बिगड़े बेटे बनकर आए हों। राजवीर, जो हमेशा सादा और क्लासी कपड़े पहनता था, अब पहन रहा था चटक रंगों वाला चश्मा, चमकदार शर्ट और थोड़ी नौटंकी सी जैकेट। पर उसकी पर्सनैलिटी फिर भी छुपी नहीं, अब भी वो डॉन वाइब्स दे रहा था। अभिषेक का हाल थोड़ा कॉमिक था। मैम, क्या ये जरूरी था मुझे ऐसा चिरकुट बना देना? अभिषेक ने कहा। पूरी तरह से। काव्या ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई, देखो मैं खुद कितनी बलिदानी बनी हूँ। योजक चिन्ह। काव्या का गेटअप, भारी मेकअप, छोटी सी स्कर्ट, ऊपर से काले जाल की ओढ़नी, जिससे कम कन्विंस ज्यादा हो रहा था। तुम्हें और कपड़े पहन लेने चाहिए थे, ये जगह खतरनाक है। राजवीर को उसके कपड़े देखकर टेंशन हो रही थी। उफफ राज, ओढ़नी तो डाली है, और क्या बुर्का पहनूं? काव्या आंखें घुमाते हुए बड़बड़ाए। अभिषेक भी घबराया, काव्या, तुम थोड़ी ज्यादा ही ग्लैमरस लग रही हो। ज्यादा सिंपल गए तो हम सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। काव्या ने दो टूक जवाब दिया। राजवीर ने गहरी सांस ली, इस लड़की पर दिन रात निगरानी रखनी पड़ेगी। वो धीरे से फुसफुसाया ताकि कोई सुन न सके। मॉल से निकलकर वो तीनों एक गली के किनारे एक पुराने रिपेयर शॉप में पहुंचे। वहीं मिला सिगरेट के साथ खड़ा, झुकी नजरों वाला एक ऐसा अंडरकवर जो पिछले 1 साल से ब्लैक मार्केट में घुसपैठ कर रहा था। योजक चिन्ह, भाई आदिल। अभिषेक ने उसे गले लगाया। अरे, तुम तो और मस्त लग रहे हो अब। आदिल गोइनका ने हंसते हुए सिगरेट फेंकी और फिर काव्या को देखा। ये मेरे नए बॉस हैं, राजधानी से ट्रांसफर हुए। अभिषेक ने राजवीर की ओर इशारा किया। बहुत सुना है आपका नाम। ये कहते हुए आदिल ने हाथ मिलाया, फिर नजरें काव्या पर टिकाए। और ये काव्या, अभिषेक ने धीरे से फुसफुसाकर सच्चाई समझाए। वो इतनी कम उम्र और फॉरेंसिक डॉक्टर, सलाम है आपके जज्बे को। ये कहते हुए आदिल का चेहरा आदर से भर गया। चलो अंदर बात करते हैं, आदिल ने कहा और दुकान का शटर गिराया और सब अंदर चले गए। कैसे हो भाई, साल भर से कुछ मिला? अभिषेक ने पूछा। अब तक तो सिर्फ बाहरी परतों में घुस पाया हूं, असली माफिया अभी भी पर्दे के पीछे है। आदिल गोइनका की आंखों में थकावट भी थी और जुनून भी। एक ऐसा आदमी जिसने सब कुछ खो दिया, अब सिर्फ इंसाफ की तलाश थी। हमें आज रात उस कैसीनो में घुसना है, करवा दोगे? राजवीर ने सीधा मुद्दा रखा। घुसना मुश्किल नहीं है, पर याद रखो वहां सबसे बड़ी पहचान है पैसा। आदिल की आवाज भारी हो गई। मानव तस्करी,
राजवीर ने अभिषेक को इशारा किया, एक बड़ा सूटकेस बाहर निकाला गया और आदिल के सामने रख दिया गया। जैसे ही सूटकेस खुला, अंदर नोटों की गड्डियां देखकर आदिल चौंक गया। ये क्या है? उसके चेहरे पर शक था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पुलिस से इतना कैश मुमकिन नहीं। मेरे खुद के पैसे हैं, हार भी जाऊं तो चलेगा। राजवीर की आवाज में सख्ती थी। वो आगे बोला, मकसद सिर्फ एक है, ब्लैक मार्केट का सच बाहर लाना। काव्या और अभिषेक दोनों ही उसकी दरियादिली पर दंग रह गए। अब तो खेल आसान हो गया है। आदिल ने हल्के से हंसते हुए कहा, अब तक तो पैसों की कमी के कारण अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता था। अब कम से कम दरवाजा खुल जाएगा। क्या यहाँ मानव तस्करी होती है? राजवीर ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन बहुत गुप्त रूप से, सिर्फ अंदरूनी कोर ग्रुप को ही असली चेहरा दिखता है। ये कहते हुए आदिल की आंखों में चिंता साफ थी। कैसीनो में रात को नीलामी भी होती है, अवैध सौदे, पर अंदर जाने से पहले पूरा बॉडी सर्च होता है। कोई हथियार या मोबाइल तक नहीं ले जा सकते। आदिल ने बताया। रात हो चुकी थी। रिपेयर शॉप के कमरे में चारों बैठकर अपनी कहानी तैयार करने लगे। राजवीर दिल्ली के एक अमीर खानदान का नाजायज बेटा, जिसकी पहचान अधूरी और पैसा भरपूर। अभिषेक उसका बिगड़ा हुआ दोस्त, नाम आरव। काव्या उसकी प्रेमिका, नाम तान्या। चारों ने अपने किरदारों को गहराई से समझा और फिर चल पड़े ब्लैक मार्केट की गहराइयों में। योजक चिन्ह। एक तंग अंधेरी गली में एक कैसीनो का दरवाजा था। दरवाजे पर दो भारी भरकम गार्ड खड़े थे। जैसे ही आदिल पहुंचा, गार्ड्स ने उसे देख मुस्कुराकर सलाम किया। आदिल भाई, अरुण भाई को बता दो, मैं कुछ दोस्त लेकर आया हूं खेलने के लिए। आदिल ने इतना कहते हुए एक सिगरेट का पैकेट उछाला। काव्या ने गली की दीवारों की ओर देखा। उसके फॉरेंसिक इंस्टिंक्ट ने काम किया। यहाँ खून की हल्की सी गंध है। वो धीमे से बड़बड़ाए। योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद एक मोटा गंजा आदमी और उसके साथ एक चेहरा, जिसके गाल पर लंबा चीरा था, बाहर निकला। आओ, मेहमानों का स्वागत है। चेहरा मुस्कुराया, लेकिन आंखें चालाक थीं। कैसा चल रहा है भाई? आदिल ने पूछा। जैसा रोज, लेकिन नए ग्राहक कम आ रहे हैं। उसके लहजे में शिकायत थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राजवीर के सूटकेस पर पड़ी, उसके चेहरे पर लालच चमकने लगा। योजक चिन्ह। भाई, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, डर न लग जाए, उसने राजवीर की ओर तंज कसते हुए कहा। आरव, दिखा दो उन्हें। राजवीर ने इशारा अभिषेक को किया। अभिषेक ने सूटकेस खोला। नोटों की गंध ने वहां सबको खामोश कर दिया। बस इतना ही पैसा? दिल्ली से आए हो और इतना कम? अरुण ने जानबूझकर उकसाया। राजवीर की आंखों में अब तलखी थी। ये तो बस पानी नापने के लिए है। अगर तुम्हारे पास कुछ असली खेल है, मैं 10 सूटकेस और ला सकता हूँ। राजवीर ने कहा। वाह, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। अरुण अब पूरा मछली पकड़ने के मूड में था। कैसीनो के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कहा, एक आखिरी बात, हमारे यहाँ नियम सख्त हैं। तलाशी देनी होगी। चारों को अच्छी तरह से चेक किया गया। मोबाइल, वायरलेस, हथियार सब बाहर। आइए यंग मास्टर सिंघानिया। अरुण ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। योजक चिन्ह। जैसे ही दरवाजा खुला, एकदम नया संसार, रंगीन लाइट्स, तेज म्यूजिक, काले सूट वाले लोग और खूबसूरत चेहरे। चारों तरफ शराब, सट्टा और शोर का घातक मेल। काव्या ने धीरे से कहा, तो यही होता है इंसानों का सौदा। राजवीर की आंखें टिकी थीं एक कोने की ओर, जहां कुछ लोग एक रजिस्टर में कुछ लिखवा रहे थे। शायद आज रात कोई नीलामी भी होनी थी। काव्या राजवीर की बाह थामे बिल्कुल उसके साए की तरह चल रही थी। उसकी नजरें पूरे कैसीनो में घूम रही थीं, जहां पैसों की बारिश हो रही थी और इज्जतें बोली जा रही थीं। ज्यादातर अमीर लोग थे और उनसे चिपकी हुई कई फैंसी और बेहुदा कपड़ों में लड़कियां, जिनके अंदाज बता रहे थे कि ये सब कुछ बिकाऊ था। काव्या ने बमुश्किल अपनी आंखें घुमाईं, फिर भी अपना किरदार निभाते हुए उसने भी उन फॉक्सी लड़कियों की तरह राजवीर से चिपककर उसका हाथ कसकर थाम लिया। अभिषेक, जो पीछे खड़ा था, हंसी रोक नहीं पा रहा था। काव्या तो ऐसे लग रही जैसे कोई कॉलेज की बच्ची उठा कर लाया हो। हालांकि वो सेक्सी ड्रेस और मेकअप में थी, पर बाकी औरतों के आगे उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। योजक चिन्ह। अरुण थापा उन्हें एक हाई स्टेक टेबल की ओर ले गया। वहां 3 और लोग बैठे थे। एक, राजवीर की उम्र का, भूरे लाल बाल, शातिर आंखें और बगल में एक विदेशी। दूसरा, चश्मे में एक चालाक बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट अविल मालिक। तीसरा, हल्का मोटा और अकड़ा हुआ, प्रेसिडेंट अमित मेहता, जो शायद अभी अभी हार चुका था। ये है यंग मास्टर राजवीर सिंघानिया, पहली बार आए हैं। ध्यान रखना। अरुण ने परिचय करवाया। प्रेसिडेंट अविल ने हल्की मुस्कान दी, आंखों में चालाकी थी।
प्रेसिडेंट अमित मेहता ने नजरें फेर ली, शायद हार की जलन थी। तभी उस लाल बालों वाले आदमी ने झपट कर कहा, अरे अरुण, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, न्यूकमर को ट्रेनिंग देने का हक तो मेरा बनता है। यंग मास्टर श्रेयांश, आपको तो आजकल किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है, मैं डर गया। अरुण की हंसी के पीछे डर छिपा था। योजक चिन्ह। श्रेयांश अग्रवाल, यानी वही लाल बालों वाला आदमी, काव्या की ओर घूरते हुए बोला, यंग मास्टर सिंघानिया, अगर पैसे खत्म हो जाएं तो इस खूबसूरत लड़की को गिरवी रख देना, मैं अच्छे दाम दूंगा। राजवीर की आंखों में चिंगारी भड़की, पर चेहरा ठंडा था। ठीक है, अगर तुम उसे जीत सको तो। काव्या को उस आदमी से नफरत हो रही थी, पर उसने अपने प्रोफेशनल एक्सप्रेशन बनाए रखे और राजवीर के पास बैठ गई, एकदम किसी रईस की प्यारी रखेल की तरह। डीलर ने ताश बांटनी शुरू की, सबकी नजरें कार्ड्स पर। राजवीर मानो बचपन से जुए का उस्ताद हो, हर चाल सधी हुई, हर मूव कॉन्फिडेंट। काव्या की सांसें रुकी हुई थीं, भगवान करे पहला राउंड जीते, और फिर जीत हुई। इसके बाद लगातार जीत पर जीत। प्रेसिडेंट मेहता का चेहरा और भी लाल। श्रेयांश एकदम शांत, मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रेसिडेंट अविल मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। और राजवीर जैसे स्क्रिप्ट पहले से पढ़ी हो, हर कार्ड हर दांव जीत की तरफ। काव्या सोच रही थी, या तो ये बहुत बड़ा प्लेयर है, या फिर इस कैसीनो से पहले भी मिल चुका है। कई राउंड्स के बाद प्रेसिडेंट मेहता हार कर पसीने में तर, उसकी गर्लफ्रेंड पास आई पसीना पोंछने, पर उसने झटक दिया। उधर राजवीर ने एक इशारा किया और काव्या को अपनी गोद में बैठा लिया। बस आज के लिए इतना काफी, कल फिर खेलेंगे, श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में चाल थी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस। बाय, टेक केयर।